हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं असना फ़ातिमा और आप देख रहे हैं अल्फैज़ एजुकेशन। आज हम क्लास 10th का इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट साइंस सेकंड का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में पार्ट 1 और पार्ट 2 हम देख चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी क्या है? इन्वायरमेंट को कंजर्व करना, माहौल का तहफ़्फ़ुज़ करना, माहौल की हिफाजत करना, ये हमारी एक ज़िम्मेदारी है। सिंस एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन देयर इज़ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट. Human stepped on the earth long after formation of earth. On the earth, human being proved its superiority as compared to other animal with the help of characters like intelligence, memory, imaginary ability, etc. यानी कहा जा रहा है कि हमेशा से ही ह्यूमन बींग्स का और इन्वायरमेंट का एक दूसरे से ताल्लुक़ रहा है। उसी तरीके से अर्थ पर जो है इंसान हमेशा से रहता आया है और तमाम एनिमल्स के मुकाबले में ह्यूमन बींग्स ने अपनी इंटेलिजेंस से, मेमोरी से, इमेजिनरी एबिलिटी से तमाम जानदारों पर अपनी सुपेरियरिटी यानी कि इंसान ही सब पर क्या है, डोमिनेंट है। जैसा कि कहा जाता है इंसान क्या है, अशरफुल मखलूक़ात है। Human established the domination over the nature. Human utilized all the natural resources as much as possible. इंसान ने तमाम नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया है। In an attempt to live a satisfactory life, human kept on snatching from the nature as much as possible and this lead to increase in problems. तो अपनी सेटिस्फैक्ट्री लाइफ बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को आरामदा बनाने के लिए इंसान ने हमेशा क्या है, माहौल से तमाम चीज़ें क्या की है, खींची है, उसका लालच बढ़ गया है और इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या है, इन्वायरमेंट को, नेचर को फेस करना पड़ रहा है। From this entire scenario, we can understand that human has crucial role in maintaining the environmental balance. If human has disturbed the environmental balance, then human itself only can conserve and improve the quality of nature. Many times general public is unknown that its activities are harmful to environment and thereby unknowingly many activities happen. तो इंसान ने जिस तरीके से इन्वायरमेंट के बैलेंस को क्या किया है, बिगाड़ा है, उसी तरीके से ह्यूमन बींग्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन्वायरमेंट के बैलेंस को मेंटेन करे। अगर डिस्टर्ब किया है तो मेंटेन भी उसे ही करना है। तो हमें इन्वायरमेंट को क्या है, कंजर्व करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, क्वालिटी नेचर की क्या हो जाएंगी, इंक्रीज़ होंगी, इम्प्रूव होंगी। बहुत सारी जो पब्लिक होती है उन्हें यही पता नहीं होता कि इनकी एक्टिविटीज़ की वजह से इन्वायरमेंट पे बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। जैसा कि लोग क्या करते हैं, घरों के अतराफ में क्या करते हैं, कचरा कहीं पर भी फेंक देते हैं। उसके बाद वो कचरे को क्या करते हैं, जलाते हैं। जबकि गवर्नमेंट स्कीम के तहत क्या है कि क्या करना चाहिए, कचरे को है तो गीला कचरा अलग करे, सूखा कचरा अलग करे, उसी तरीके से ज़्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल ना करे, वाटर का वेस्टेज ना करे, सोलार पैनल्स का यूज़ करे, इस तरह से डिफॉरेस्टेशन ना करें अपने घरों के अतराफ में। उसी तरीके से रोड साइड पर क्या है, ट्रीज़ को लगाएं। तो इस तरीके से छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करके हम हमारे माहौल को, इन्वायरमेंट को कंजर्व कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कौन से लॉज हैं। लॉज इनएक्टेड अबाउट इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। सो फर्स्ट लॉ हम देखेंगे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। द लैंड रिजर्व फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन हैज़ बीन प्रोहिबिटेड टू यूज़ for any other purpose by this law. Example, permission of central government is compulsory for mining activities. Any person who disobeys this law is entitled to imprisonment for 15 days. यानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत क्या है कि वो लैंड जो फॉरेस्ट के लिए है उसे हम अदर कोई भी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन है तभी वहाँ पर माइनिंग एक्टिविटीज़ में क्या है, कान खोदी जाती है, मिनरल्स हो गया, उसी तरीके से बहुत सारे मेटल्स हो गए हैं, वो क्या है, अर्थ से निकाले जाते हैं। और अगर कोई पर्सन इस लॉ को नहीं मानता, डिसोबे करता है, तो उसे 15 दिन की क्या है, इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल दी जाती है। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट 1986। Purpose of this act is to control the pollution and punish
द पर्सन और इंस्टीट्यूट हार्मिंग द इन्वायरमेंट। इस लॉ के तहत क्या है कि जो भी कोई पर्सन है या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट है ये पोल्यूशन फैलाएगा तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट होता है। एनी पर्सन और फैक्ट्री इज़ प्रोहिबिटेड बाय दिस एक्ट फ्रॉम रिलीजिंग द पोल्यूटेंट इन एटमॉस्फेयर बियॉन्ड अ परमिसिबल लिमिट। यानी कोई भी पर्सन हो जाए या फैक्ट्री हो जाए वो क्या है, एक जो लिमिट दी गई है उस लिमिट से ज़्यादा पोल्यूटेंट को क्या है एटमॉस्फेयर में रिलीज़ नहीं कर सकती। हम देखते हैं कि बहुत सारी फैक्ट्रीज़ होती हैं, उसी तरीके से बहुत सारे क्या है कारखाने हैं, तो वो क्या करते हैं कि अगर उनका जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी पोल्यूटेंट है, वो डायरेक्टली क्या करते हैं रिवर्स में छोड़ देते हैं, उसी तरीके से एटमॉस्फेयर में भी छोड़ देते हैं। इसकी वजह से एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। The person breaching this rule is entitled for either 5-year imprisonment or fine up to ₹1 lakh। अगर कोई पर्सन इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसे 5 साल की क्या होंगी, कैद होंगी, या फिर उसे 1 लाख रुपया फाइन भी देना पड़ सकता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज़ बीन established in 2010 for effective implementation of environment related laws। इसके बाद यहाँ पर आपको इंटरनेट इज़ माय फ्रेंड, ये तमाम जो आप लोगों को रूल्स दिए गए हैं आप इसकी इंफॉर्मेशन ले, एग्ज़ाम में इसके आने के चांसेस है। साउंड पोल्यूशन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन रूल जो है 2000 में पास हुआ है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग, ये जो है बायोमेडिकल वेस्ट के लिए है 1998। और ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2011। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तीनों रूल्स, किसके ऊपर अप्लाई होते हैं और इनकी अगर जो ना माने तो इसके ऊपर क्या इम्प्रिजनमेंट है और क्या फ़ाइन है। तो इन तीनों रूल्स जो है आप लोग इसको सर्च करें। ऑलवेज रिमेंबर, एज पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एज पर क्लॉज 49A, ट्रेडिंग ऑफ रेयर एनिमल हैज़ बीन कम्प्लीटली बैंड। उसी तरीके से क्लॉज 49B, यूज़ ऑफ आर्टिकल प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्किन और ऑर्गन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हैज़ बीन बैंड। एंड 49C इज डिस्क्लोजर ऑफ स्टॉक ऑफ आर्टिफैक्ट्स मेड फ्रॉम रेयर वाइल्ड एनिमल्स इज़ कंपल्सरी। तो ये जो तीनों आप लोगों को क्लॉज दिए गए हैं वो भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के लिए है कि किस तरीके से रेयर एनिमल्स की क्या है ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा जो है इनकी स्किन से, जानवरों की स्किन से, उनके ऑर्गन से बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं बनाई जाती हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। तो ये तमाम आर्टिकल्स, उनके क्लॉज आप लोगों को याद रखने हैं। 49A, 49B एंड 49C इज़ फॉर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसके बाद एक स्टोरी दी गई है। जादव मोलाई पेंग इज़ अ हाईली कैपेबल पर्सन born in Nomadic tribe of Assam, born in 1963. He is working as a forest worker since the age of 16 years. Once a large number of snakes died in the flood of Brahmaputra river flowing by the village. As a preventive measure, Malai planted 20 bamboo plantlets. तो क्या है, जादव मोलाई के बारे में दिया गया है कि ये आसाम के एक नोमाडाइक ट्राइब यानी क्या है आदिवासी कबाइल जो है उनसे ताल्लुक़ रखते हैं। 1963 में इनकी पैदाइश हुई थी और उन्होंने 16 साल की उम्र से ही फॉरेस्ट वर्कर के तौर पे वो काम कर रहे हैं। तो एक मर्तबा क्या हुआ था, ब्रह्मपुत्र रिवर पर फ्लड की वजह से बहुत सारे स्नैक्स जो है वहाँ पर ख़त्म हो गए थे, मर गए थे। तो इन्होंने क्या किया था, प्रिवेंटिव मेजर बोल के जो बाम्बू प्लांट होता है इसकी क्या की थी, इन्होंने प्लांटिंग की थी 20 बम्बू प्लांटलेट्स। 1979 में लोकल सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट बिगेन अ सोशल अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट ऑन 200 hectares ऑफ लैंड। मोलाई वॉज वन ऑफ द फ्यू फॉरेस्ट वर्कर हु वेर लुकिंग आफ्टर दैट प्रोजेक्ट। 1979 में लोकल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट ने क्या किया था, सोशल अफॉरेस्ट्रेशन मतलब क्या है कि नए प्लांट उगाना। याद रखें 3 चीज़ें होती हैं, अफॉरेस्ट्रेशन, डिफॉरेस्ट्रेशन, रिफॉरेस्ट्रेशन।
अफॉरेस्टेशन यानी कोई भी बैरन लैंड है, खाली जगह पर प्लांट उगाना, इसको हम अफॉरेस्टेशन कहते हैं। नए से लगाना नहीं, अगर समझो सपोज़ आपके घर के अतराफ में आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पे कोई प्लांट वगैरह नहीं है और वहाँ पे प्लांट उगा रहे हैं, उसको हम अफॉरेस्टेशन बोलेंगे। जंगल की कटाई करना, प्लांट को काटना, इसको हम डिफॉरेस्टेशन कहेंगे। और वो कटी हुई जहाँ पे प्लांट को हमने काट लिया है और वहाँ पर फिर से प्लांट उगा रहे हैं, उसको हम रिफॉरेस्टेशन कहेंगे। तो यहाँ पर जो है लोकल सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट ने अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट जो है 200 हेक्टर पे मलाई के क्या किया था, शुरू किया था। और यहाँ पर जो है मलाई कंटिन्यू टू प्लांट द ट्रीज इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। मलाई ने क्या किया था, इन प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद भी प्लांट को कंटिन्यूसली उन्होंने उगाया। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कंटिन्यूस वर्क ऑफ प्लांटिंग एंड केयरिंग फॉर द ट्रीज, द बैरन एरिया witnessed the forest cover over the 1360 acres। 1360 एकड़ की ज़मीन पर क्या है, आज फॉरेस्ट उग चुका है। यानी कि मलाई ने क्या किया था, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद भी कंटिन्यूस उन्होंने प्लांटिंग की थी और इस तरीके से ट्रीज़ को उगाया था और 1360 एकर्स पर आज इनका क्या है, फॉरेस्ट है। टुडे द जंगल इन कोकिलामुख ऑफ जरहट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम इज़ द रिजल्ट ऑफ द हार्ड वर्क फॉर 30 ईयर्स। और ये जो आज जो इनका जंगल है, ये इनकी 30 साल की हार्ड वर्क का नतीजा है। ही हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दिस अनपैरेलल वर्क। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया है। नाउ इट इज़ वेल नोन एज मलाई जंगल। तो ये जो ज़्यादा मलाई है, इनके नाम पर ये मलाई जंगल का नाम रखा गया है। मैनी पीपल कम टुगेदर टू डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट बट अ सिंगल पर्सन इफ डिटरमाइंड कैन इस्टेब्लिश अ न्यू फॉरेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बोला गया है कि बहुत सारे लोग मिलके क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन एक सिंगल पर्सन, एक अकेला शख्स जो क्या है, अगर ठान ले तो वो एक नया जंगल भी खड़ा कर सकता है। तो इनके बारे में भी जो इनकी स्टोरी थी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, ये भी आप याद रखें। इसके बाद है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। मोस्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन अकर्स ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हैव यू सीन सम एग्जाम्पल ऑफ दिस इन योर एरिया। यानी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से बहुत ही ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट हो रहे हैं। आवर लिविंग वर्ल्ड हैड बीन रिचली डाइवर्स्ड। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन कौन से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, साउंड पोल्यूशन है, नॉइज, उसी तरीके से जो है वाटर पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन है। तो बहुत ज़्यादा नुकसानात हो रहे हैं लोगों को। एयर पोल्यूशन की वजह से लोगों को क्या है, अस्थमा है। अतराफ़ के हम एरियाज़ में है तो देख रहे हैं, दिल्ली हो गया है, मुंबई हो गया है, यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। उसी तरीके से अगर सॉइल पोल्यूशन हो जाए तो यहाँ की जो वेजिटेशंस होती है, जितने भी प्लांट्स होते हैं, वो सब क्या हो जाते हैं, मतलब ख़राब जो है उनकी फसलें हो जाती हैं। आवर लिविंग वर्ल्ड हैड बीन रिचली डाइवर्स्ड। हमारी जो वर्ल्ड है वो बहुत ही डाइवर्स है। इट कंसिस्ट ऑफ वराइटीज़ ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। यानी ये दुनिया में बहुत किस्म के प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। However, we are not able to see some specific animal about which we had listened from our earlier generation. Who is responsible for this? हम देख रहे हैं कि हमारे जो पुराने जो जनरेशन्स थे, हमारे दादा परदादा, वो क्या कहते थे, ये प्लांट्स थे, ये एनिमल्स थे। लेकिन आज के ज़माने में वो एनिमल्स क्या हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। हमने बस क्या है, उनका नाम सुना है। जैसे अगर हम आज डायनासोर की बात करें तो वो तो बिल्कुल पूरी तरीक़े से एक्सटिंक्ट हो गया है, लेकिन मोबाइल रेडिएशंस की वजह से और दूसरे इफ़ेक्ट की वजह से हम देख रहे हैं कि आजकल स्पैरो, चिड़ियाँ जो है वो बिल्कुल क्या हो रही हैं, ख़त्म हो रहे हैं। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है, ह्यूमन बींग्स ही है। Biodiversity is the richness of living organism in nature due to presence of varieties of organisms, ecosystem and genetic variation within a species. Biodiversity occurs at 3 different level. तो यहाँ पर हमें बायोडाइवर्सिटी के 3 लेवल्स देखना है। तो कौन से हैं वो 3 लेवल्स।
नंबर 1 है जेनेटिक डाइवर्सिटी, नंबर 2 स्पेसीज डाइवर्सिटी एंड नंबर 3 इज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है डाइवर्सिटी के 3 क्लासेस कौन से हैं। नंबर 1 है जेनेटिक डाइवर्सिटी। ऑकरेंस ऑफ डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पेसीज इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसा अगर हम क्या है ह्यूमन बींग्स की बात करें, अब ह्यूमन बींग्स इंसान जो है वो अलग अलग किस्म के हमें क्या हो रहे हैं नज़र आ रहे हैं, यानी ह्यूमन की स्पेसिस तो सेम है। यानी अगर हम क्या करें बहुत सारे ह्यूमन बींग्स को एक साथ खड़ा करें तो हम क्या कहेंगे कि ये इंसान ही है, यानी इनकी स्पेसिस जो है इनकी नस्ल जो है वो क्या है ह्यूमन बींग्स है। मगर क्या तमाम ह्यूमन बींग्स सेम है, तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि सबके अंदर क्या है जेनेटिक वेरिएशन है। तो यहाँ पे जीन्स के अंदर चेंज होने की वजह से सेम स्पेसिस के अंदर हमें क्या नज़र आती है डाइवर्सिटी, यानी डिफरेंस नज़र आता है, तो इसे हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहेंगे। एग्जाम्पल, ईच ह्यूमन बीइंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर। हर इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है। Possibility of wiping out the species arises if there is decrease in the diversity within the species whose member involved in sexual reproduction। अगर सेम ह्यूमन बींग्स है या अगर उनका क्या है एक दूसरे के साथ रिलेशन है और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है करे, तो क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी है कि उनकी स्पेसिस जो है वो वाइपिंग आउट हो जाए। नंबर 2 है स्पेसीज डाइवर्सिटी। इनन्यूमेरेबल स्पेसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म अकर इन द नेचर। हम देखते हैं कि नेचर में बहुत किस्म के क्या है स्पेसीज मौजूद हैं, और इन तमाम स्पेसीज के अंदर हमें क्या नज़र आएगा, जो फ़र्क नज़र आएगा इसे हम स्पेसीज डाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे कुत्ते हैं, बिल्लियाँ हैं, बंदर हैं, ये अलग अलग किस्म के क्या है ऑर्गेनिज्म मौजूद है, तो स्पेसीज में जो डाइवर्सिटी रहेंगी वो स्पेसीज डाइवर्सिटी। ह्यूमन बींग्स के अंदर एक स्पेसीज में अगर डिफरेंस है तो वो क्या रहेंगी जेनेटिक डाइवर्सिटी। फ़र्क आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। सेम स्पेसीज़ में अगर डिफरेंस है तो जेनेटिक डाइवर्सिटी, दो अलग अलग स्पेसीज़ में है तो उसे स्पेसीज डाइवर्सिटी। स्पेसीज डाइवर्सिटी इंक्लूड द वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स, एनिमल, माइक्रोब्स। बहुत सारे किस्म के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, इनके अंदर हमें जो डाइवर्सिटी जो डिफरेंस नज़र आ रहा है उसे हम स्पेसीज डाइवर्सिटी कहते हैं। एंड नंबर 3 डाइवर्सिटी इज़ इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। मेनी इकोसिस्टम्स आर प्रेजेंट इन ईच रीजन। अब जैसा कि हम देखेंगे कि अलग अलग क्या है, हम इंडिया की ही बात करें तो अलग अलग हमारे पास क्या है जो रीजन, सपोज महाराष्ट्र है तो इसके अंदर हम देखेंगे अलग हमारे पास क्या है रिवर्स है। अब हर रीजन के अंदर हमें बहुत सारे इकोसिस्टम, रिवर्स है, पॉन्ड्स है, लेक्स है, उसी तरीके से सी है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम हमें नज़र आ रहे हैं। इकोसिस्टम इज फॉर्म थ्रू द इंट्रैक्शन बिटवीन द प्लांट्स, एनिमल्स, देयर हैबिटाट एंड चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। इकोसिस्टम कैसे बनता है, प्लांट्स के, एनिमल्स के, उनकी जो हैबिटाट है, उनके रहने की जगह है, और उसी तरीके से इन्वायरमेंट में चेंज है, इस वजह से इकोसिस्टम बना है। Each ecosystem has its own characteristic animals, plant, microbe and abiotic factor। हर इकोसिस्टम में रहने वाले एनिमल्स, प्लांट्स अलग अलग हैं। जैसा कि अगर हम बात करें रिवर्स की बात करें और सी की बात करें, तो रिवर के अंदर जो पानी होता है वो कैसा है, मीठा होता है। इसके अंदर की मछलियाँ जो है वो अलग रहेंगी, रोहू है, कटला है, तो ये हम देखेंगे कि फ्रेश वाटर फिशेस है। लेकिन अगर हम सी वाटर, मरीन वाटर की फिशेस की बात करें तो क्या है, बॉम्बे डक है, मैकरल है, बांगड़ा है, तो ये जो फिशेस है वो क्या है सी वाटर में रहते, मरीन वाटर के अंदर है। यानी कि हर एक इकोसिस्टम में रहने वाले एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, माइक्रोब्स हो गए, और अबायोटिक फैक्टर्स यानी कि जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं इनके अंदर हमें डाइवर्सिटी फ़र्क नज़र आता है। इकोसिस्टम आर ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स आर नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। इकोसिस्टम भी 2 टाइप के हैं, नेचुरल है और आर्टिफिशियल। नेचुरल में देखेंगे हम रिवर्स है, लेक्स है, ये क्या है नेचुरल है। आर्टिफिशियल के अंदर अगर बात की जाए तो एक्वेरियम है, इंसान ने एक्वेरियम बनाया है, मछलियों को पालते हैं। उसी तरीके से अगर हम क्या की बात करें, फार्म की बात करें, क्या खेत जो है वो इंसान क्या करता है, खेती करता है, तो ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। There should be positive attitude of human being towards the environment for welfare of entire living world। जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं दुनिया के अंदर उन सब का पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए अपने इन्वायरमेंट को लेके। यानी कि हर एक ने अपना जो रोल है, हम किस तरीके से क्या है कंजर्व कर सकते हैं इन्वायरमेंट को, इस पे ध्यान देना चाहिए।
तो आप ये सोचिए, आप कॉन्जर्वेटर हैं, ऑर्गेनाइज़र हैं, गाइड है, प्लांट फ्रेंड है, तो आप कौन सा रोल जो है अपने आप के लिए ये अच्छा समझते हैं। तो कॉन्जर्वेटर यानी हम क्या कर सकते हैं, माहौल को कॉन्जर्व कर सकते हैं। किस तरीके से कि हम जो है प्लास्टिक का यूज़ ना करें, उसी तरीके से हम जो है वो कचरा ना करें, पानी को कॉन्जर्व करें। बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम इन्वायरमेंट को कॉन्जर्व कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज़र है, आप क्या कर सकते हैं, कुछ प्लान्स है, कोई प्रोजेक्ट है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उस तरीके से एनजीओज़ है, उस पर हम क्या कर सकते हैं, एनजीओज़ बना के काम कर सकते हैं। गाइड है, गाइड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, उसी तरीके से लोगों को क्या है घर घर जाकर समझा सकते हैं। उसी तरीके से स्कूल के अंदर भी क्या है, हम जाकर बच्चों को गाइड कर सकते हैं। प्लांट फ्रेंड है, जगह जगह जहाँ पे भी खाली जगह नज़र आ रही है वहाँ पे हम क्या है प्लांट उगा सकते हैं। घरों के बाहर उगा सकते हैं, रोड साइड पर उगा सकते हैं, जहाँ पर भी बैरन लैंड हमें खाली जगह नज़र आ रही है वहाँ पर हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो इन्वायरमेंट है उसको कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सैक्रेड ग्रुप्स, किसे कहते हैं हम, जैसा कि सैक्रेड का मतलब क्या होता है, मुक़द्दस, जिसको हम पवित्र कहते हैं ना। द फॉरेस्ट कॉन्जर्ड इन द नेम ऑफ गॉड एंड कंसिडर्ड टू बी सैक्रेड इज कॉल्ड एज अ सैक्रेड ग्रोव। यानी कि वो फॉरेस्ट, वो जंगल जो खुदा के नाम पे है, या जिसे क्या करते हैं देवता समझ के क्या करते हैं लोग पूजते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, सैक्रेड ग्रोव। दीज आर इन फैक्ट सेंचुरीज कॉन्जर्ड बाय द सोसाइटी एंड नॉट बाय द गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो ये इस तरीक़े से एक टाइप की सेंचुरीज होती है जिसको सोसाइटी के लोग ही क्या करते हैं, प्रिजर्व कर लेते हैं, कॉन्जर्व कर लेते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है इसको नहीं देखता। एज इट हैज़ बिन कॉन्जर्ड इन द नेम ऑफ गॉड इट हैज़ स्पेशल प्रोटेक्शन। तो जो लोग क्या करते हैं गॉड के नाम पे इसको क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, कॉन्जर्व करते हैं, तो इनको एक स्पेशल प्रोटेक्शन रहता है। जैसा कि हम क्या है कि जो वेस्टर्न घाट है इंडिया का, वहाँ के जो क्लस्टर ऑफ थिक फॉरेस्ट आर प्रेजेंट नॉट ओनली इन द वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया बट इन द एंटायर कंट्री। तो इस तरीके से जो भी प्लांट्स है, जो भी फॉरेस्ट है, तो लोग उनको क्या करते हैं, पूजते हैं। जैसा कि हम भी देखते हैं कि लोग बरगद के झाड़ को, बनियन ट्री को क्या करते हैं वो लोग, जो है हमारे हिंदू भाई क्या करते हैं, धागे बांधते हैं, है ना। इसका मतलब ये है कि वो अपने इन फॉरेस्ट को क्या करते हैं, एक मुक़द्दस मानते हैं, देवता मानते हैं। मोर देन 13,000 सैक्रेड ग्रोव्स हैव बीन रिपोर्टेड इन इंडिया। इंडिया में 13,000 से ज़्यादा सैक्रेड ग्रोव्स जो है वो मौजूद है। वेयर आर सच सैक्रेड ग्रोव्स इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कहाँ हैं, आप इसकी लिस्ट बनाइए और अपने टीचर्स की भी हेल्प लीजिए और उसी तरीके से विज़िट भी कर सकते हैं। इन लिस्ट एंड डिस्कस, यहाँ पर आप लोगों को कुछ सिम्बॉल्स दिए गए हैं। इन सिम्बॉल्स को देखकर आपने इनका क्या मतलब है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन से ये बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या नज़र आ रहा है कि एक पर्सन है जो क्या कर रहा है, डस्टबिन के अंदर जो भी क्या है कचरा है या जो भी कागज़ है वो क्या है डाल रहा है। तो क्या बता रहा है कि हमने हमारे इन्वायरमेंट को क्या है साफ़ सुथरा रखना है, कचरे को कहीं पर भी फेंकना नहीं चाहिए। दूसरा क्या है, यहाँ पर जो ग्रीन लाइट है, यानी कि लाइट को क्या करना चाहिए, यहाँ पर कंजर्व करना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और उसी तरीके से हम क्या करना चाहिए, जो भी सनलाइट है सपोज़, या जो भी विंड एनर्जी है उसका यूज़ करना चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोटेक्शन यहाँ पर बता रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे साइकिल दी गई है, तो साइकिल क्या बता रहा है यहाँ पे कि जो फ्यूल है, जो भी पेट्रोल है, डीजल है, उसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और नेक्स्ट क्या है, वाटर कंजर्वेशन बता रहा है। इस तरीक़े से आप अपने जुमलों में भी ये लिख सकते हैं। अब ये यहाँ पर जो सिम्बॉल्स दी गई है क्या है बता रहा है, रीयूज़, यहाँ पर जो भी पुरानी चीज़ें हैं उसे हम किस तरीक़े से क्या है कर सकते हैं। उसी तरीक़े से वाटर कंजर्वेशन है। उसी तरीक़े से ये क्या है, सोलार पैनल्स है, सोलार एनर्जी का किस तरीक़े से हम इस्तेमाल करते हैं। ये पहली वाली जो है वो 3R मंत्रा जो है ये है। तो इस तरीक़े से डिफरेंट सिम्बॉल्स आप लोगों को कहीं पर नज़र आ रही है, तो इसकी भी लिस्ट आप लोगों ने तैयार करनी है। इसके बाद हम देखेंगे हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी टू बी कंजर्व्ड। बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व करना है। नंबर 1, प्रोटेक्टिंग द रेयर स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म।
जो भी ऑर्गेनिज्म रेयर है, जो भी अभी कम है, उनको हमें प्रोटेक्ट करनी चाहिए। इस्टेब्लिशिंग द नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज़, और इनके लिए जानवरों के लिए हमें नेशनल पार्क सेंचुरीज़ बनाना चाहिए। डिक्लेयरिंग सम रीजन्स एज बायो रिजर्व्स, कुछ रीजन्स है, कुछ जगह है, इनको बायो रिजर्व्स के तौर पे डिक्लेयर करना चाहिए। यानी किसी भी ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ को वहाँ पे इग्नोर करनी चाहिए, किसी को आने जाने नहीं देना चाहिए। प्रोजेक्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पेशल स्पीसीज़, और वो स्पीसीज जो स्पेशल हैं उन्हें किस तरीके से हमें कंजर्व करना चाहिए, इसके लिए प्रोजेक्ट बनाने चाहिए। तमाम प्लांट्स और एनिमल को कंजर्व करना चाहिए। और ऑब्जर्विंग द रूल्स, इनके जो अभी हमने इससे पहले रूल्स देखे हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के लिए, वहाँ पे आप लोगों को 3 रूल्स दिए गए थे, क्लॉज जो थे, तो उसे भी देखने चाहिए। मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, और जो ट्रेडिशनल नॉलेज यानी जो पुराना नॉलेज है लोगों को, जैसे कि कौन से प्लांट हैं, आयुर्वेद के अंदर हो गया, उस तरीके से यूनानी में है, बहुत ज़्यादा प्लांट्स का क्या है इस्तेमाल किया जाता है, जड़ी बूटियों का। तो किस तरीके से रिकॉर्ड उनका मेंटेन करना चाहिए, किसके क्या इस्तेमाल आता है, ये सब हमें देखना चाहिए। इसके बाद वी हैव स्टडीड द रूल एंड रेगुलेशन अबाउट इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन इन दिस लेसन। मेनी पीपल इन द सोसाइटी आर वॉलंटरली कमिंग टुगेदर टू परफॉर्म दिस नोबल वर्क। मेनी इंस्टीट्यूट एट स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल आर इन्वॉल्व इन द वर्क। अभी तक हमने रूल्स, रेगुलेशन, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के देख चुके हैं, लेकिन सोसाइटी के बहुत सारे लोग हैं जो खुद से आकर क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए बहुत सारे काम यहाँ पे कर रहे हैं। आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो लिस्ट दी गई है, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी है देखें, नाम याद रखें आप। नंबर 1 बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई, CPR इन्वायरमेंट ग्रुप न्यू चेन्नई, गांधी पीस फाउंडेशन इन्वायरमेंट सेल दिल्ली, चिपको सेंटर तहरी गरवाल, सेंटर फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन अहमदाबाद, केरला साइंस लिटरेचर काउंसिल त्रिवेंद्रम, इंडियन एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन पुणे, विक्रम साराभाई कम्युनिटी साइंस सेंटर अहमदाबाद। उस तरीके से इंटरनेशनल इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, IUCN का फुल फॉर्म याद रखें, इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड, IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जेनेवा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जेनेवा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड न्यूयॉर्क, इंपॉर्टेंट है ये भी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड न्यूयॉर्क, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल कैम्ब्रिज, ग्रीन क्लाइमेट फंड सोंगडो कोरिया। Greenpeace is world's largest organization engaged in environmental activities. More than 25 lakh people from 26 different countries are member of this organization. तो ग्रीन पीस जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड होता है। यहाँ पर 26 मुल्कों के अलग अलग 25 लैक्स पीपल इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए और इसे अपने नोटबुक में नोट कीजिए। इसके बाद माय रोल इन इन्वायरमेंट, अभी हमने देखा कि इन्वायरमेंट को कंजर्व करने में हमारा क्या रोल है। नंबर 1 है कंजर्वेशन, नंबर 2 है कंट्रोल, 3 प्रोडक्शन, चौथा है अवेयरनेस, नेक्स्ट है प्रिवेंशन, नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन। कंजर्वेशन, कंजर्विंग द अवेलेबल रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास आज मौजूद है उसे हमें कंजर्व करना है। कंट्रोल, प्रिवेंटिंग द हार्म, जो भी हमारे पास बच गया है इसका अब हार्म नहीं होना चाहिए। स्टॉपिंग द हार्मफुल एक्टिविटीज़, कोई भी हार्मफुल एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए और अपने माइंडसेट को क्या है चेंज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सपोज़ कहीं पर क्या है फॉरेस्ट है और हम लोगों को वहाँ पे क्या है प्लॉटिंग करनी है, तो पूरा का पूरा फॉरेस्ट क्या है कट कर दिया, डिफॉरेस्टेशन कर दिया, वहाँ पर प्लॉटिंग कर लिया, अर्बनाइजेशन है, उसी तरीके से रेलवे ट्रैक है और दूसरी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से ये तमाम चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए और अपने माइंडसेट को चेंज करना चाहिए। प्रोडक्शन, रिवाइवल ऑफ द हार्म फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड अटेम्प्टिंग द इनोवेशन, यानी कि जो भी यहाँ पर हम लोगों ने हार्म पहुँचाया है, जो डिफॉरेस्टेशन हो गई है वहाँ पे कैसे रिफॉरेस्टेशन करें, पोल्यूशन को किस तरीके से कंट्रोल करें और नए नए कौन से अटेम्प्ट है, कौन से इनोवेटिव टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से हम इन्वायरमेंट को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं।
अवेयरनेस है, लोगों के अंदर हमें जागरूकता पैदा करनी है। एजुकेशन है, गाइडेंस है, अवेयरनेस है, इमिटेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टिसिपेशन है, ये तमाम अवेयरनेस प्रोग्राम हमें चलाने हैं। प्रिवेंशन, प्रिवेंटिंग अ पॉसिबल हार्म्स, जो भी पॉसिबल हार्म्स हो सकते हैं, जिस तरह अगर सपोज़ फॉरेस्ट की बात की जा रही है, अगर वहाँ पे क्या है कि फॉरेस्ट के जो प्लांट है उन लोगों या जो भी ट्रीज़ है उनको क्या है डिसीज़ हो गई है, तो किस तरीके से हम वहाँ पे इंसेक्टिसाइड है उसका छिड़काव करके रोक सकते हैं। उसी तरीके से कचरा है तो उसे हम क्या है कि अपने अतराफ़ में ना फेंकें, गीला कचरा सूखा कचरा अलग करके हम क्या है इस तरीके से हमने मेजर्स लिया है तो हम इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाने से प्रिवेंट कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग न्यू प्लान्स एंड फैक्टर्स हार्मफुल टू इन्वायरमेंट, और वो फैक्टर जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है इसे हम प्रिवेंट करें। उसी तरीके से है प्रिजर्वेशन, प्रिजर्विंग वॉट एवर हैज़ बीन लेफ्ट ओवर, जो भी कुछ हमारे पास अभी बच गया है इसे कैसे प्रिजर्व करें। ज़्यादा पेट्रोल का डीजल का यूज़ हम ना करें। साइकिल का भी हमने जो देखा था सिंबल एज बाहर जाने के लिए भी क्या है या तो पैदल जाए या साइकिल का यूज़ करें। उसी तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल ना करें बल्कि क्या है कि सोलार पैनल्स लगाएं, वाटर को कंजर्व करें। एंड प्रिजर्विंग द अननोन रीजन्स एंड रेमेडीज टू प्रिवेंट द फर्दर लॉस। एंड लास्ट इज प्रिजर्विंग अननोन रीजन्स। तो ये भी आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है। माई रोल इन इन्वायरमेंट, इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन आएगा और इस तरीके से एरोज आएंगे। कोई भी 4 या 5 बॉक्स आप लोगों को लिखने के लिए आते हैं, तो ये भी अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट है हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। 34 हाईली सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी स्पॉट्स आर रिपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। हॉटस्पॉट यानी क्या है कि वो सेंसिटिव एरियाज़ जिसके अंदर जो है दुनिया के जितने भी प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं जो क्या हो रहे हैं ख़त्म हो रहे हैं, तो वो बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स वो एरियाज़ कौन कौन से हैं। तो 34 इज़ हाईली सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी स्पॉट आर रिपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया में 34 सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी स्पॉट्स हैं। सच एरियाज हैज़ वंस ऑक्युपाइड 15.7% एरिया ऑफ द अर्थ एंड प्रेजेंट 86% of the sensitive area are already destroyed. Presently, only 2.3% area of the earth has been left over these sensitive spots. It include 1,50,000 plant species which are 50% of the world count. यहाँ पे परसेंटेज दिए गए हैं, वो परसेंटेज आप याद रखें। As far as India is considered, अगर इंडिया की बात की जाए 135 out of 135 species of animal, 85 species are found in the jungles of eastern region. 135 एनिमल्स की स्पेसीज़ में से 85 स्पेसीज़ जो है ये ईस्टर्न रीजन के जंगल में रहते हैं। अबाउट 1500 endemic plant species are found in western Ghat. Out of total plant species in the entire world, 50,000 are endemic. जितने भी टोटल प्लांट स्पेसीज पूरे वर्ल्ड में है 50,000 ये endemic है। इनकी इंफॉर्मेशन आप लोगों को निकालनी है। 3 endangered heritage places of the country. The Western Ghat spread over the state of Gujarat, Maharashtra, Goa, Tamil Nadu and Kerala has been endangered due to mining industries and search for natural gas. तो वेस्टर्न घाट जो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु और केरला में है। तो यहाँ पर जो है माइनिंग इंडस्ट्रीज़ और नेचुरल गैस के सर्च के लिए यहाँ की स्पेसीज इंडेंजर्ड हो गई। इंडेंजर्ड हो जाना यानी कि ख़तरे में आ जाना। हैबिटाट्स ऑफ एशियाटिक लाइन एंड वाइल्ड बाइसन ऑफ द रीजन हैव बीन अंडर थ्रेट। एशियन जो एशिया का लॉयन है और वाइल्ड बाइसन, इनके जो रहने की हैबिटाट यानी रहने की जगह, ये दोनों की जो रहने की जगह है वो क्या हो गई है, ख़तरे में आ गई है। Manas Sanctuary of the Assam is under threat due to dams and indiscriminate use of water. Tiger and rhino of that region are under threat. उसके बाद जो है सुंदरबन सेंचुरी है, वेस्ट बंगाल इज़ रिजर्व फॉर टाइगर्स। जो सुंदरबन सेंचुरीज है वेस्ट बंगाल की वो टाइगर्स के लिए रिजर्व रखी गई है। However, the tiger population and overall local environment is seriously challenged by dams, deforestation, excessive fishing, trenches dug for same. लेकिन टाइगर की पॉपुलेशन हम देख रहे हैं कि कम हो रही है। क्यों, कौन से चैलेंज है,
कि डैम्स बनाए जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन है, फिशिंग है, उस तरीक़े से ट्रेंचेस जो है वो खोदे जा रहे हैं। ये तमाम जो है वो क्या है, नुकसानदा है जानवरों के लिए, और इनकी वजह से जो एनिमल्स है वो क्या है, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटन्ड स्पेसीज़, कौन से हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को 4 बताए गए हैं: इंडेंजर्ड स्पेसीज़, रेयर स्पेसीज़, वल्नरेबल स्पेसीज़ एंड इनडिटर्मिनेट स्पेसीज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिट है ये इंडेंजर्ड स्पेसीज़। कभी कभार आप एग्ज़ाम में जो है वो कैपिटल ई लिख कर आएगा। कैपिटल ई का मतलब होता है इंडेंजर्ड, कैपिटल आर यानी रेयर, वी वल्नरेबल, और कैपिटल आई यानी इनडिटर्मिनेट। तो क्या है इंडेंजर्ड स्पेसीज? आर द नंबर ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स डिक्लाइन और देयर हैबिटेट इज श्रंक टू सच एन एक्सटेंट दैट दे कैन बी एक्सटिंक्ट इन नियर फ्यूचर इफ कंजर्वेटिव मेजर्स आर नॉट इम्प्लीमेंटेड। इनका नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। डिक्लाइन यानी कम हो जाना, या उनके हैबिटेट या उनकी जो रहने की जगह है वो क्या है, कम पड़ रही है, श्रंक हो रहा है, और एक ना एक दिन ये फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे अगर हमने इनका कॉन्जर्वेशन नहीं किया। एग्जाम्पल कौन है? लॉयन टेल्ड मंकी आप लोग नज़र आ रहा है, और उसी तरीक़े से लेज़र फ्लोरिकन। तो ये 2 एग्जाम्पल इंडेंजर्ड स्पेसीज़ में आती है। इसके बाद है रेयर स्पेसीज़। नंबर ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज कंसिडरेबली डिक्लाइंड। इनका नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस स्पेसीज इज बीइंग इंडेमिक में बिकम एक्सटिंक्ट वेरी फास्ट। तो ये ऑर्गेनिज्म जो है वो एक एरिया में क्या है, अब रह रहे हैं, और बहुत ही जल्द ये भी क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। एग्जाम्पल है रेड पांडा और मस्क डेर। तीसरा है वल्नरेबल स्पेसीज। नंबर ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज एक्सट्रीमली लेस। इनका नंबर क्या है, ये ऑर्गेनिज्म का बहुत ही कम है, एंड कंटिन्यूअस टू डिक्लाइन, और ये कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, कम हो रहे हैं। कंटिन्यूअस डिक्लाइन इन देयर नंबर इज़ वरीसम रीज़न। और कंटिन्यूअसली ये कम हो रहे हैं, यही सबसे बड़ा हमारा जो है सोचने का क्या है, रीज़न है। एग्जाम्पल है टाइगर है, लॉयन है, ये क्यों ये ख़त्म हो रहे हैं, इनका क्या रीज़न है? तो ये टाइगर, लॉयन वल्नरेबल स्पेसीज़ में आएगा, रेड पांडा, मस्क डियर ये रेयर स्पेसीज़ में आएंगी, और लॉयन टेल्ड मंकी एंड लेज़र फ्लोरिकन ये इंडेंजर्ड में। एग्जाम्पल के साथ आप याद रखें। एंड लास्ट इज इनडिटर्मिनेट स्पेसीज़। These organisms appear to be endangered but due to their some behavioral habits। ये ऑर्गेनिज्म जो है अब ये इंडेंजर्ड की कैटेगरी में जा रहे हैं। क्यों? इनके बिहेवियर हैबिट की वजह से। लाइक शाइनेस, इनके अंदर क्या होती है, शाइनेस यानी हम किसे शर्म को कहेंगे, यानी कि इनकी इंफॉर्मेशन अभी हमें पता नहीं है। नो डेफिनेट एंड सब्सटेंशियल इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल फॉर अस कि क्यों ये कम हो रहे हैं। जैसा कि हम देखेंगे कि स्क्वायरल है यानी गिलेरी रहती, तो देखते ही क्या हो जाती है, वो भाग जाती है, यानी कि शर्मा के क्या कर रही है, वो भाग रही है। जेंट स्क्वायरल, शेकरू जिसे कहते हैं। तो इसका रीज़न हमें पता नहीं है कि ये क्यों कम हो रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर थ्रेटेड स्पेसीज़, इंडेंजर्ड स्पेसीज़, यानी कि इनका ना तो नंबर डिक्लाइंड हो रहा है या इनका हैबिटेट श्रंक होने की वजह से ये क्या है, नियर फ्यूचर में ख़त्म ही हो जाएंगे, वो इंडेंजर्ड में आएगा। कंसिडरेबली इनका नंबर डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहे हैं, ये रेयर में आएंगे। ये वल्नरेबल के अंदर क्या होगा, एक्सट्रीमली इनका नंबर लेस है, और ये कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहे हैं, वल्नरेबल में है। और इनडिटर्मिनेट यानी हमें इनका रीज़न अभी पता नहीं है कि ये नंबर इनका क्यों कम हो रहा है। इनके बिहेवियरल हैबिट की वजह से ये इनडिटर्मिनेट स्पेसीज है। अब 22 में 22 में वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। तो यहाँ पर अपने एरिया के प्लांट्स और एनिमल का जो है वो सर्वे कीजिए और रिकॉर्ड को मेंटेन कीजिए। डू यू नो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN प्रिपेयर द रेड लिस्ट दैट कंटेन द नेम ऑफ इंडेंजर्ड स्पेसीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्री। अब हमें पता है कि रेड में लिखा गया है, यानी इसका मतलब कुछ ना कुछ डेंजर है, ख़तरा है, नाम ही है डेंजर, इंडेंजर्ड। तो याद रखें IUCN ने रेड लिस्ट बनाया है जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के इंडेंजर्ड स्पेसीज को रखा है। और पिंक पेजेस जो है वो बुक के, दिस कंटेन द नेम्स ऑफ इंडेंजर्ड स्पेसीज, while green pages contain the name of previously endangered but presently safe species। तो देखिए रेड लिस्ट IUCN ने प्रिपेयर की है, जिनके अंदर जो पिंक पेजेस है वो ये बताता है कि स्पेसीज इंडेंजर्ड में है, यानी कि ख़तरे में है अब, और ग्रीन पेजेस बताता है कि प्रीवियसली ये इंडेंजर्ड थे लेकिन आज हमने इनको
सेव कर लिया है। ऑलवेज रिमेंबर, तो यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर ख़त्म हो रहा है, तो कुछ बातें आप लोगों को याद रखनी है। डिस्ट्रॉइंग अ प्लांट इज़ टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। एक प्लांट को डिस्ट्रॉय करना यानी कि हर चीज़ को डिस्ट्रॉय करने के बराबर है। प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्टेशन टू कंजर्व इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए अफॉरेस्टेशन कीजिए, नए नए प्लांट्स उगाइए। फॉरेस्ट इज़ वेल्थ। क्या है? जंगल ही नियामत है। हम देखते हैं जंगल से बहुत सारी चीज़ें, जैसा कि जड़ी बूटियाँ हो गई है, लकड़ी हो गई है। लकड़ी का इस्तेमाल करके लोग क्या है, जो बाम्बू है वो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से चूल्हे जलाते हैं। बहुत सारे जो है फॉरेस्ट से हमें फ़ायदा है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इज़ वैल्यू एजुकेशन। प्रोविडेंट यूज़ ऑफ पेपर इज़ प्रिवेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन। जो भी पेपर है, कम से कम कागज़ का इस्तेमाल करें। तो अगर हम कम से कम पेपर का यूज़ करेंगे तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट को बचा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पेपर जो है, कागज़ जो है वो कैसे लकड़ी से बनता है। टू प्रैक्टिस द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इज़ टू डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे तो ह्यूमन सोसाइटी डेवलप होंगी। प्योर एयर प्योर वाटर इज़ की टू हेल्दी लाइफ। अगर एयर प्योर होंगी, वाटर प्योर होगा तो आपकी लाइफ भी हेल्दी रहेंगी। थिंक वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, याद रखें WWF, published a survey in 2008. According to it, about 30% of animal species have become extinct over the period of 35 years. 1975 से लेके तो 2005 तक 30% एनिमल जो है वर्ल्ड के क्या हो गए हैं, इन 35 ईयर्स में ख़त्म हो गए हैं। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? और अगर इसी तरीके से ये होता रहा, कंटिन्यूसली चलता रहा, तो फ्यूचर में इसके क्या इफ़ेक्ट होंगे। तो यहाँ पर हमने 10th क्लास का इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट कंप्लीट चैप्टर हम देख चुके हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में आप शेयर कीजिए और अल्फाज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।